हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ करंट अफेयर जी के फैक्ट्स की क्लास में। एंड हेयर वी विल बी डिस्कसिंग दी जी के फैक्ट्स फॉर एनवायरनमेंट जून 2021 एज पार्ट ऑफ माय वर्कबुक प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये जो मैं अपने करंट अफेयर की वर्कबुक का एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसमें हर महीने मैं 6 न्यूज़पेपर्स का कवरेज आपको देता हूँ, और ये क्लासेस उसके रिलेटेड लेता हूँ अन अकेडमी के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे के लिए। तो ये वर्कबुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पर ये नीचे दिया हुआ है। और इन क्लासेस को आप अनलॉक कर सकते हैं अन अकेडमी के ऐप पे जाके, मेरे प्रोफाइल पे जाकर पवनीत सिंह सर्च करके, और वहाँ पर पवनीत 10 कोड यूज़ करके आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। ये जीके के फैक्ट्स दोस्तों वो फैक्ट्स हैं जो 6 न्यूज़पेपर्स में अलग अलग जगह पे पूरे महीने स्कैटर किए गए हैं। बट क्योंकि ये किसी ब्रॉड टॉपिक के अंडर नहीं आते, तो इनको मैं मिसलेनियस टॉपिक कहता हूँ या करंट जीके फैक्ट्स कहता हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है दोस्तों कि 6 न्यूज़पेपर्स में जो फैक्ट्स इधर उधर पाए गए हैं उनको आपको एक जगह पे कंपाइल करके दे दिया जाए। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास वर्कबुक होगी, आप उसका प्रिंट आउट लेके बैठे होंगे। तो जो जो चीज़ें हैं आप उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उनके नोट्स आप अपने वर्कबुक में बना लीजिएगा, ताकि ये आपका कंपाइलेशन पूरा एक तरीके से रेडी हो जाए। और बाकी आपका एक एक फैक्ट का एप्लीकेशन प्रीलिम मेंस और एसए के पर्सपेक्टिव से मैं आपको जब जब इशू के तहत बताता ही रहता हूँ। तो आइए एनवायरनमेंट के इश्यूज देखते हैं। एनवायरनमेंट में काफ़ी इश्यूज हैं, लगभग 17 के करीब देखे जाएं तो आइए एक एक करके इन इश्यूज को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ग्लोबल क्लाइमेट ट्रेंड है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ हमें जाननी है कि जो वर्ल्ड है आज की डेट में, आपको पता है उसका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और ये बोला जा रहा है कि इट विल बी विटनेसिंग 1.5 डिग्री वार्मिंग अबव द प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेवल इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये टेम्परेचर जो राइज करेगा 1.5 डिग्री का प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम पीरियड के टाइम का, तो उसके कारण क्या होगा कि ग्लेशियर का मेल्टिंग होगा। ग्लेशियर मेल्टिंग से ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, देखिए अगर ग्लेशियर और आइस कैप अगर हमारे मेल्ट करते हैं तो सी लेवल बढ़ेगा, और सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, इंडिया का अगर आप केस लें तो हमारे वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे इम्पैक्ट होगा। और देखिए, आप एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि जब वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पे इम्पैक्ट होता है, या हमारे किसी भी तरीके से सी लेवल का राइज का कोई इम्पैक्ट होगा, तो जो सी लेवल के पास जो पॉपुलेशन सी के पास रह रही होगी, कोस्ट के पास, वो क्या करेगी, इनलैंड एरियाज में माइग्रेट करेगी। जब वो इनलैंड एरियाज में माइग्रेट करेगी तो इनलैंड एरियाज पे एक तरीके से स्ट्रेस बढ़ेगा। वहाँ पे स्ट्रेस सिर्फ लैंड का नहीं बढ़ेगा, एक तरीके से रिसोर्सेज पे भी पड़ेगा। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके का बैकवर्ड लिंकेज है। साथ में देखिए, हीट वेव्स बढ़ेंगे जो आज की डेट में कनाडा में हमने देखने को मिले, और ये चीज़ हम इसको और भी पढ़ेंगे अगले महीने के करंट अफेयर्स में। उसका वर्कबुक भी आने वाला है टेलीग्राम चैनल पे, और 1 अगस्त से क्लासेस होंगी, तो उसको आप जरूर देखिएगा। देखिए, और ऑब्वियस ही बात है कि फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट बढ़ना ही है, हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट बढ़ेगा अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्योंकि जब लोग एकदम से मूव करके इनलैंड एरियाज पे जाएंगे तो हेल्थ पे भी, इन्वायरमेंट पे भी और फूड सिक्योरिटी पे ओवरऑल इम्पैक्ट किया जाएगा। अब दूसरा इशू आता है स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज। तो देखिए, पहली बात तो ये इंडिया के रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, ये बेसिकली फ्लोरिडा में एक इशू हुआ, और ये आर्टिकल आया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में, ब्लूमबर्ग के साथ टाइप में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। तो ये काफ़ी रेलेवेंट लगा मुझे, क्योंकि यूपीएससी इसके बारे में सवाल पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर डाला। तो देखिए, जो कोरल डिजीजेज होते हैं वो बेसिकली मोस्टली सीजनल टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हमेशा होते हैं। बट यहाँ पर एक इनोवेटिव अलग सी चीज़ हमें दिखी कि अगर हम जब टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो कोरल डिजीजेज हो रहे हैं, अगर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो ये बेसिकली डिजीजेज काफ़ी स्प्रेड कर जाते हैं और कोरल रीफ को डैमेज करते हैं। तो आज की डेट में स्टोनी कोरल टिश्यू का जो डिजीज़ है वो बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो अभी कंट्रोल फ्लोरिडा वगैरह में नहीं किया गया, जहाँ पे वो अभी प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो पूरा पैसिफिक ओशन में पहुँच जाएगा। तो पैसिफिक जो रीफ है, जो पैसिफिक ओशन में जो रीफ्स हैं हमारे, सबसे पहला पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है कि दे आर द हेल्दीएस्ट एंड द मोस्ट बायोडाइवर्स रीफ्स इन द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट प्रीलिम में आपके आ सकता है एनवायरनमेंट के सेक्शन में, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो पैसिफिक रीफ्स हैं दे आर द मोस्ट हेल्दीएस्ट एंड द मोस्ट बायोडाइवर्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, दूसरा क्या है कि दे आर इम्पोर्टेंटली वेरी इनक्रेडिबली इकोलॉजिकली क्रूशल, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली क्रूशल। सो ऑब्वियस ही बात है, देखिए अगर हेल्दी होंगे और बायोडाइवर्स होंगे तो उनका कल्चरल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा ही होगा। अब देखिए 1970s में क्या होता है कि जो पैसिफिक रीफ्स हैं उनमें एक डिजीज़ पाया जाता है, और उस डिजीज़ का नाम है वाइट बैंड डिजीज़।
तो वाइट बैंड डिजीज जब आया 1970s में पैसिफिक की रीफ में, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों कि 80% रीफ बिल्डिंग जो एक्टिविटी थी वहाँ पर कोरल्स में, एल्कोम और स्टैगहॉर्न कोरल्स, ये जो दो नाम लिखे हैं, वो बेसिकली मर गए वहाँ पर। तो ये बेसिकली एक तरीके से जो है क्रिटिकल हैबिटेट था मरीन लाइफ का कैरिबियंस में, तो वो पूरा डैमेज हो गया। अब जो स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस है, इसकी वजह से भी एक आज की डेट में माना जा रहा है कि 1970 के टाइम में जो ये वाइट बैंड डिजीज के कारण लॉस हुआ था, वैसा ही लॉस होने की संभावना है। तो नोवा साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है फ्लोरिडा में दोस्तों, उसने ये बोला है कि देखिए जो आज की डेट में समस्या हो रही है स्टोनी कोरल टिश्यू डिजीज की वजह से लॉस डिजीज हो रहा है, उसको टैकल करने के लिए 95% बेस्ट ट्रीटमेंट, जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है एंटीबायोटिक्स का, कि आप एंटीबायोटिक लगा दीजिए तो उससे जो है इन्फेक्शन जो है कोरल रीफ में जो है लीजियंस जो हैं उसके, वो स्प्रेड होना बंद हो जाएगा। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव भी दिया गया है, टर्क्स एंड काइकोस डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड कोस्टल रिसोर्सेज जो है, उसने ये बोला है कि यूज ऑफ क्लोरीन बेस्ड ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो वो भी एक तरीके से काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अभी देखिए ओवरऑल एक डिसीजन लिया नहीं गया है कि हम लोग जो है बेसिकली एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे या क्लोरीन का प्रयोग करेंगे, बिकॉज देखिए एंटीबायोटिक और क्लोरीन से आप इमीडिएट लेवल पे डिजीज को तो रोक सकते हैं, बट वो एंटीबायोटिक और क्लोरीन इवेंचुअली वाटर में भी रिलीज होगा, तो उससे कल को मरीन लाइफ पे जो बाकी है उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो अभी हमने नहीं स्टडी किया है, जिसके बारे में स्टडी चल रही है। अच्छा, अब दोस्तों आते हैं अगले इशू पे जो ग्रीन बिल्डिंग है। तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन एक बॉडी है जिसने एक स्टडी करी है, ये बॉडी का नाम याद कर लीजिएगा। उसने ये बोला है कि जो ग्रीन बिल्डिंग होती हैं वो बेसिकली 25% लेस एनर्जी कंज्यूम करती हैं और 11% लेस पानी कंज्यूम करती हैं एक एवरेज कमर्शियल बिल्डिंग से। तो देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है कि आज की डेट में इंडिया में भी हम ये बात बोलते हैं और वर्ल्ड वाइड एक ये ट्रेंड चल रहा है कि द बिल्डिंग्स शुड नेचुरली बी ग्रीन बिल्डिंग्स। तो देखिए कभी आपको कोई आपका दोस्त आज के बाद अगर पूछ ले कि भाई ग्रीन बिल्डिंग का एडवांटेज क्या है, तो आप उसको ये पॉइंट आपके पास एक दिमाग में रेडी फैक्ट हमेशा होना चाहिए दोस्तों कि ग्रीन बिल्डिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ग्रीन बिल्डिंग जो है 25% लेस एनर्जी और 11% दूसरे कमर्शियल बिल्डिंग से पानी कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि एक तरीके से एनर्जी और वाटर का सेविंग हो रहा है। अच्छा, जो ग्रीन बिल्डिंग होता है दोस्तों, ये बेसिकली क्या करता है कि ये फोकस करता है केमिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल यूज्ड पे। तो यानी कि जो ग्रीन बिल्डिंग है, देखिए वो ग्रीन कलर का बिल्डिंग नहीं होता है। ग्रीन बिल्डिंग बेसिकली एक ऐसा बिल्डिंग होता है जिसमें एक ऐसा तरीके का केमिकल मटेरियल यूज़ किया जाता है जिससे कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनका खास करके प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरीके के मटेरियल का प्रयोग कीजिए जो कि बेसिकली रिसाइक्लेबल है और जिसका वेस्ट डिस्पोजल में भी एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग में आपको 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, पहला आपको याद रखना है कि 25% लेस एनर्जी, दूसरा याद रखना है कि 11% लेस वाटर देन द एवरेज कमर्शियल बिल्डिंग, और तीसरा याद रखना है कि ग्रीन बिल्डिंग्स बेसिकली फोकस अपॉन उनका जो डिज़ाइन होता है वो बेसिकली अलग केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है जिससे कि जो मटीरियल्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और टॉक्सिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते, यानी कि पॉइजनस नहीं होते, जहरीले नहीं होते। अब आते हैं कोरल्स एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो देखिए अभी स्टोनी कोरल टिश्यू के बारे में आपको बताया था, वाइट बैंड डिजीज़ के बारे में बताया था। तो देखिए कई कोरल्स जो होते हैं, देखिए दोस्तों, वो ब्लू कलर के भी होते हैं। तो जो ब्लू कलर का जो कोरल होता है वो ब्लू कलर इसलिए होता है कि वो उसमें एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है और वो पिगमेंट जो है एक बेसिकली एल्गे से डिराइव किया जाता है जिसका नाम होता है ज़ूज़ैंथले। तो ये नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा कि देयर इज़ अ ब्लू पिगमेंट which is derived from algae called zooxanthellae which lives inside the coral tissue। तो जो कोरल टिश्यू है उसके अंदर ये बेसिकली पाया जाता है, एक पिगमेंट है जिसकी वजह से वो कलर आता है। तो एल्गे बेसिकली प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ सनस्क्रीन फॉर द कोरल। अब देखिए जो हम लोग यहाँ पर है सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, उसी तरीके से ये एल्गे क्या करता है, कोरल के लिए एक सनस्क्रीन बन जाता है एंड हैव अ पिगमेंट विच हैज़ अ प्रोटीन कॉल्ड क्रोमोप्रोटीन दैट फिल्टर्स आउट दी हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो जब हमारा देखिए स्किन पे भी सनस्क्रीन लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि भाई हम एक तरीके से सन का जो रेज आ रहा है उससे जो यूवी रेज है वो हमारे स्किन को डैमेज ना करे, हार्म ना करे। और यहाँ पर भी कोरल्स भी वैसे ही एक तरीके से पूरा बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, एक ये फैक्ट है दोस्तों सेविंग प्लानट वाला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मेरे को हिंदू बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर में मिला। वो फैक्ट ये बोलता है कि a 10% reduction in the emission by China would cut the volume of CO2 being pumped into the atmosphere almost as much as halting them completely in France, UK and Italy। यानी कि समझने का कोशिश कीजिए, आज की डेट में
जितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन फ्रांस, यूके और इटली कंबाइंडली कर रहे हैं, वो एमिशन जो है कंबाइंड वाला, देखिए ध्यान से समझिए, अगर चाइना अपना टोटल एमिशन का 10% भी घटा देगा तो वो इन तीनों के कंबाइंड एमिशन कट के बराबर का होगा। तो अब आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि चाइना आज की डेट में कितना ज़्यादा एमिशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि अगर चाइना अपना एमिशन 10% घटा देगा तो उसका इक्विवेलेंस क्या है, उसका इक्विवेलेंस ये है कि फ्रांस, यूके और इटली जो है उसका कंबाइंड एमिशन कट के बराबर का एमिशन वो होगा, अगर वो अपना पूरा हॉल्ट कर दें कंप्लीटली। तो इस फैक्ट को यूज़ करिएगा कभी इन्वायरमेंट का आंसर या ऐसे लिख रहे हैं कि क्या ऑब्लिगेशन होना चाहिए इन जैसी कंट्रीज़ का चाइना को लेके ग्लोबल क्लाइमेट डिबेट में, इंटरनेशनल रिलेशन में भी यूज़ होगा, क्लाइमेट चेंज में भी यूज़ होगा। अब देखते हैं अगला फैक्ट। देखिए दोस्तों, बिग कैट बूम, बड़ी बिल्ली बूम, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है टाइगर की हो रही है, बिग कैट की। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है एमपी का, वहाँ पर एक बूम आया है बिग कैट पॉपुलेशन में। 41 टाइगर कब्स जो है वहाँ नए अभी पैदा हुए हैं। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 का जो डेटा है उसने हमें एक चीज़ बताया कि एमपी को टाइगर स्टेट स्टेटस मिला है इंडिया में। ये टाइगर स्टेट स्टेटस पहले कर्नाटका का था और आज की डेट में ये एमपी को मिला है। तो एमपी हैज़ ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर स्टेट इन 1995। तो टाइगर स्टेट तो वो 95 से ही था, जब 20% टाइगर्स उसके पास पाए जाते थे पूरे, और 10% वर्ल्ड के टाइगर हमारे एमपी में पाए जाते थे। बट आज की डेट में देखिए जो है टाइगर रिजर्व जो है एक तरीके से सैचुरेशन पे आ गए हैं। तो सैचुरेशन पे आने के कारण क्या है कि टाइगर्स में इनफाइटिंग हो रहा है, इनफाइटिंग के कारण जो है टाइगर पॉपुलेशन घट रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एमपी में जो है बिग कैट बूम पाया गया। तो टाइगर रिजर्व एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अपना बैकवर्ड लिंकेज के तहत उनके नाम, और खास करके एमपी वगैरह में, और खास करके उन टाइगर रिजर्व्स को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा जहाँ पर पॉपुलेशन बूम हो रहा है। अब देखिए अगला टॉपिक, ये दोस्तों हिंदू में आया था, न्यू स्नेक स्पीशीज इन दिल्ली। तो दिल्ली में नए सांप के प्रजाति पाए गए हैं, जैसे कि वुल्फ स्नेक हो गया, रैट स्नेक हो गए, कोबरास, जो ये कॉमन स्नेक्स तो होते ही होते हैं, बट जो नए स्नेक्स पाए गए हैं वो पाए गए हैं कॉमन ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक, कॉमन ट्रिंकेट स्नेक। तो ये नाम जो है ना, कॉमन ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक, कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, कॉमन कैट स्नेक, स्टिक्ड कुकरी, कॉमन कुकरी, बर्ड वुल्फ स्नेक, कॉमन सैंड बोआ एंड सॉ स्केल्प्ड वाइपर। तो ये नाम ज़रूर एक बार आप जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यूपीएससी का एक टेंडेंसी रहा है कि वो न्यू स्पीशीज़ पे प्रीलिम्स में खास करके क्वेश्चन देता है, और ऐसे ही एंशिएंट स्पीशीज़ होते हैं जो हम नॉर्मली पढ़ने के टाइम पे निगलेक्ट कर देते हैं, बट वो निगलेक्ट के कारण क्या होता है दोस्तों कि बेसिकली हम एग्जाम में मार खा जाते हैं। तो ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कॉमन ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक, कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, कॉमन कैट स्नेक, स्ट्रिक्ड कुकरी, कॉमन कुकरी, बर्ड वुल्फ स्नेक, कॉमन सैंड बोआ एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। देखिए हम लोग जो है ना दोस्तों, जब हम स्नेक्स के बारे में बात करते हैं तो एक तो मन में डर आ जाता है, एक तो वहम आ जाता है कि सांप है, काट जाएगा, खा जाएगा, हमको मार देगा। लेकिन बात यह है कि हम लोग सांप को बहुत लाइटली ले लेते हैं दोस्तों। हम ये नहीं समझ पाते कि जो सांप है उसका एक अर्बन इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों, जो सांप है एक अर्बन इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करेगा। वो प्रे प्रेडेटर बैलेंस को मेंटेन करेगा, वो एलिमिनेट करने का कोशिश करेगा डिजीजेस को जो पेस्ट्स की वजह से होते हैं, जो चूहे की वजह से होते हैं, रैट्स एंड माइस की वजह से होते हैं। तो स्नेक्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द अर्बन इकोसिस्टम्स बिकॉज दे मेंटेन द प्रे प्रेडेटर बैलेंस एंड हेल्प इन एलिमिनेटिंग द डिजीज कॉजिंग पेस्ट्स लाइक द रैट्स एंड द माइस। तो हमें स्नेक्स के बारे में ये खास करके जो है याद रखना है कि अर्बन इकोसिस्टम में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की जिसका नाम है हैबिटेट गिल्ड। तो हैबिटेट गिल्ड क्या होता है दोस्तों? बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है जिनका एक कॉमन हैबिटेट प्रेफरेंस होता है। यानी कि जैसे कि सरकारी जितने अफसर होते हैं, आईएएस अफसर, आपने देखा होगा दिल्ली जैसी जगह में वो एक सरकारी स्पेसिफिक कॉलोनी में रहेंगे, मोती बाग वगैरह में या खेलगांव वगैरह में। तो उसी तरीके से जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स होती हैं उनका जो कॉमन हैबिटेट प्रेफरेंस होता है उसको हम कहते हैं हैबिटेट गिल्ड। तो ये बर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, पहली बात। दूसरा, जो फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट्स हैं वो बेसिकली हमारे को ये बताते हैं कि भाई आज की डेट में ये प्रेफरेंस जो आता है ये आता है ओक फॉरेस्ट्स में खास करके, क्योंकि ओक फॉरेस्ट्स में जो है बर्ड्स एक कॉमन हैबिटेट को प्रेफर करती हैं, वहाँ के हैबिटेट्स को वो अडेप्ट कर जाती हैं। ऑर्किड्स होते हैं वहाँ पे,
तो ये तरीके के जो हैबिटेट्स हैं वहाँ पर कॉमनली एक हमारे को हैबिटेट गिल्ड दिखती है। अगला देखेंगे अगर आप तो वो है डेलॉयड रोटिफायर। तो डेलॉयड रोटिफायर देखिए क्या है बेसिकली दोस्तों, डेलॉयड रोटिफायर में बी साइलेंट है। ये डेलॉयड रोटिफायर एक एंशिएंट एनिमल है जो मिट्टी में पाया जाता है, कहाँ की, अलाजिया रिवर की, रशिया में जो युकातिया रीजन में है। तो मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि आप अपना एटलस आज खोलिएगा, एटलस खोल के अलाजिया रिवर जो है रशिया में उसका लोकेशन ज़रूर देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, और याकुतिया रीजन जो है जहाँ पर ये पाया जाता है उसको ध्यान से नोट करिएगा। अच्छा, ये बेसिकली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर हैबिटेट पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, और इसकी जो खासियत है दोस्तों वो ये है कि इट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम वेदर, यानी कि ये ठंडे एक्सट्रीम वेदर के केसेस में भी जो है विथस्टैंड करके सर्वाइव कर जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं आगे दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो माइस इन्वेजन है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू साउथ वेल्स है, इसको प्लीज़ एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा, न्यू साउथ वेल्स को, ऑस्ट्रेलिया को, अपने एटलस को खोल के। वहाँ पर माउस प्लेग का स्थिति हो गया है। तो वो स्थिति कैसे हुआ, तो 2019 और 20 में बेसिकली न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में एक ड्राउट आया था, वहाँ सूखा पड़ गया था। अच्छा, सूखा पड़ने के बाद सडनली क्या हुआ कि बहुत अच्छा क्रॉप आया, क्योंकि सूखे के बाद आया बहुत सारा अबंडेंट रेन। अब अबंडेंट रेन आने के कारण क्या हुआ कि ऑब्वियस ही बात है, सूखे के बाद जब बारिश आया तो अच्छा क्रॉप का उत्पाद हुआ, प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ। अब उसके कारण क्या हुआ कि जब हम क्रॉप का हार्वेस्टिंग किए, जब क्रॉप को काटे, तो उस टाइम पे ये चूहे आ गए वहाँ पर। अब चूहे आने से क्या हुआ कि बेसिकली एक तरीके का पूरा इन्वेजन हो गया। अब द रीज़न जो इसका बोला जा रहा था वो ये है कि ये चूहे आए कहाँ से, ये आए इसलिए कि जो इनको चूहे को खाने वाले जो पक्षी हैं, जैसे कि आउल हो गया, उल्लू हो गया, काइट्स हो गए, हॉक्स हो गए, उनका बेसिकली एक तरीके से मिसिंग है आज की डेट में वहाँ पर। तो ड्राउट में क्या हुआ था, जब 2019 और 20 में ड्राउट आया था तो काफ़ी सारे ये जो जानवर हैं, आउल्स, काइट्स एंड हॉक्स, ये बेसिकली जिनको हम प्रेडेटर्स बोलते हैं, यानी कि वो जो प्रेडेट करके खाते हैं चूहे को, वो बेसिकली मर गए थे ड्राउट में। तो ड्राउट के कारण क्या हुआ, देखिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राउट हुआ। ड्राउट के कारण आउल, काइट और हॉक्स का जो पॉपुलेशन है वो घट गया। अब वो घटने के कारण क्या हुआ कि जब हमने जो क्रॉप को हार्वेस्ट किया अच्छे रेन के बाद, बारिश के बाद, तो वहाँ पर चूहे आ गए, और चूहों को खाने के लिए जो उनका मेन प्रेडेटर था वो गायब हो गया। तो अब क्या हुआ, अब इसको बेसिकली हम नेचुरल तरीके से तो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इससे प्लेग फैल गया। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है न्यू साउथ वेल्स में, उसने ये बोला कि अब चूहे इतने आ गए हैं, प्रेडेटर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, केमिकल मार के चूहा मार देते हैं। तो उन्होंने ये ब्रोमाडोलाइन जो है केमिकल का यूज़ किया, इसका नाम प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ब्रोमाडियोलाइन, ये केमिकल का प्रयोग किया। अब देखिए ये केमिकल का प्रयोग करने से क्या हुआ कि चूहा मर तो जाएगा, लेकिन इकोलॉजिस्ट जो हैं आज की डेट में वो बोल रहे हैं कि देखिए ये एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि आप आज की डेट में केमिकल डाल के चूहे को मारने का कोशिश कर रहे हैं। प्रेडेटर आज की डेट में वैसे ही नहीं है, नंबर 1। प्रेडेटर का पॉपुलेशन ग्रेजुअली आएगा। अब देखिए उल्लू अगर मर गया है तो उल्लू ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक्सटिंक्ट हो गया न्यू साउथ वेल्स से, पॉपुलेशन ड्राउट में घटा था, बट वापस तो आएगा ही आएगा। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ दोस्तों कि जो इकोलॉजिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप अगर आज की डेट में केमिकल मार के चूहा मार देंगे तो मरा हुआ चूहा पड़ा रहेगा, आउल आएगा, काइट आएगा, हॉक आएगा, एक ना एक दिन वो इस चूहे को खाएगा। अब वो ये अगर चूहा खाएगा जिसको केमिकल डाल के आप मारे हैं, तो वो केमिकल क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा एक तरीके से आउल में, काइट में, हॉक में। तो जब वो ट्रांसफर हो जाएगा तो उससे जो वो केमिकल खाने से प्रेडेटर फिर मर जाएगा। तो देखिए आप एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं। साइकिल क्या है कि आप पहले चूहा मारे केमिकल लगा के, ये सोच के कि हमने उसका मेनेस को खत्म कर दिया, लेकिन इवेंचुअली वही मरा हुआ चूहा जो है प्रेडेटर खाएगा कल को, वो फिर मर जाएगा, तो फिर चूहा आएगा दोबारा। तो चूहा ऐसे कहीं से खत्म ही नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पर कि बेसिकली जो ये बर्ड्स हैं अगर वो चूहा खा लेंगी तो वो खुद भी मर जाएंगी। अच्छा, दूसरा क्या है, अब देखिए अभी आप बोल रहे हैं कि हम केमिकल गिरा के चूहा मारेंगे, लेकिन दूसरा दोस्तों एक चीज़ मत भूलिएगा कि केमिकल गिरा के चूहा तो आप मार सकते हैं, लेकिन ये चूहा जब तक मरेगा नहीं तब तक तो इधर उधर भटकेगा। और तब तक कहाँ भटकेगा, ये वो भटकेगा उधर जहाँ पर फूड है, यानी कि फूड ग्रेन्स जहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं, हार्वेस्ट करके रखे हुए हैं। तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि वो फूड ग्रेन के कांटेक्ट में आएगा, और वो ऑब्वियस सी बात है अगर ये केमिकल लगा हुआ लिपटा हुआ चूहा जो है फूड ग्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो वो केमिकल फूड में भी जाएगा। फूड में जाएगा तो वो अगर कल को इंसान कंज्यूम करेगा तो वो इंसान को भी हार्म करेगा।
तो बेसिकली हमारे को एक चीज़ समझना है कि ये पूरा स्ट्रैटेजी गलत है। हमारे को बेसिकली आउल्स, काइट्स और हॉक्स का पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए, वो ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होता है। अच्छा, अब क्या है, एक तो मैंने आपको बताया कि चूहा फूड के कांटेक्ट में आएगा तो ह्यूमन कंजम्पशन में हो जाएगा, उसका ह्यूमन फूड साइकिल में आ जाएगा केमिकल। दूसरा क्या है कि अगर चूहा मर जाएगा तो दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि प्रेडेटर खाएगा तो प्रेडेटर भी मर जाएगा। तीसरा एक प्रॉब्लम देखिए दोस्तों ये है कि चूहा अगर मर जाएगा तो चूहा वहां पर जमीन पर पड़ा रहेगा। थोड़ा दिन में चूहा, अगर मान लीजिए जिसको अगर कोई प्रेडेटर खाने नहीं आया तो चूहा जो है मिट्टी में चला जाएगा। अब मिट्टी में चूहे के जाने से क्या होगा दोस्तों, कल को वो सारा का सारा केमिकल जो है वहां पर बायोलॉजिकली अक्यूमुलेट हो जाएगा, और वो एक्यूमुलेट होने के बाद अगर उसी मिट्टी में आप कल को क्रॉप कल्टीवेट करेंगे तो वो केमिकल वाला इन्फेक्टेड क्रॉप दोबारा ग्रो होगा। तो देखिए केमिकल जो है, ये जो ब्रोमोडियोलाइन जिसका प्रयोग किया जा रहा है, ये सोल्यूशन नहीं है। तो आपको ये माइस इन्वेजन से ये एक लार्जर इशू समझना है कि हमारे को प्रेडेटर पॉपुलेशन को इंक्रीज करना हमारे लिए एक अनिवार्य स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बेसिकली ये ब्रूड एग्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सिकाडाज होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों, अंडरग्राउंड रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो इनका पूरा प्रोडक्शन साइकिल समझने का कोशिश कीजिए। तो होता क्या है, जो ये जो टर्म है ब्रूड, ये बेसिकली हम यूज करते हैं सिकाडा के पॉपुलेशन के लिए। तो ब्रूड कुछ नहीं है, सिकाडा का पॉपुलेशन होता है, and it is basically isolated from other populations because of differences in the way they emerge or the locality। तो देखिए सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, जो ब्रूड एक्स है वो बेसिकली लार्जेस्ट ब्रूड होता है, 17 ईयर सिकाडा वाला होता है, और पेंसिल्वेनिया में, नॉर्दर्न वर्जीनिया, इंडियाना और ईस्टर्न टेनिस में यूएस में पाया जाता है। तो ये बेसिकली आप इन लोकेशंस को, पेंसिल्वेनिया, नॉर्दर्न वर्जीनिया, इंडियाना एंड ईस्टर्न टेनिस को एक बार अपना एटलस में जरूर देखिएगा। तो अभी हमारे जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं श्री जो बाइडन कुमार चौरसिया साहब, ये जब अभी घूम रहे थे तो इनके ऊपर सिकाडास का अटैक हो गया था, इसीलिए ये पूरा इशू न्यूज में रहा था। तो वो वहां गए थे एक मीटिंग करने, तो उनके पास ये पूरे के पूरे जो हैं ये आ गए थे एक बहुत भारी मात्रा में। तो जैसे हमारे यहाँ जब लास्ट ईयर कोरोना काल हुआ था, लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा में वो टिड्डी का अटैक हो गया था। तो उस तरीके से ये घूमते घामते आ गए थे। अच्छा, अब एक चीज समझिए, सिकाडा जो होता है ये बेसिकली पहले तो इसका डेवलपमेंट 5 स्टेजेस में होता है। तो जब ये अडल्ट बनता है, ये अडल्ट बनता है लगभग एक तरीके से 17 साल के टाइम पीरियड में, और मेल जो है सबसे पहले अंडरग्राउंड से बाहर आता है। तो इसका होता क्या है, देखिए सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पर याद रखना है कि इनका जब मेटिंग होता है तो मेटिंग के टाइम पे क्या होता है कि इनका जो एग होता है एक तरीके से वो ब्रांच या ट्विग पे गिर जाता है। वहां से क्या होता है कि ये ब्रांच और ट्विग जो होता है, यानी कि एक पेड़ के टुकड़े के ऊपर, टहनी के ऊपर जब ये मेटिंग करते हैं, वहां से अगर इसका एग गिर जाता है तो गिरने के बाद वो ग्राउंड में आ जाता है। ग्राउंड में आके क्या होता है, वो मिट्टी में धंसता चला जाता है, और धंसने के बाद लगभग 17 साल के पीरियड के बाद ये उभर के बाहर आता है। तो जब ये 17 साल के पीरियड के बाहर आता है तो इसमें ऐसा देखा गया है इनके बिहेवियर के बारे में कि जो मेल सिकाडा है वो सबसे पहले बाहर आता है। तो यानी कि जब ये मेटिंग करते हैं तो मेटिंग करने से क्या होता है, इनका एग जो है एक वो ट्विग और ब्रांच पे गिर जाता है। ट्विग और ब्रांच पे गिरने के बाद वो वहां से जो है ग्रेजुअली नीचे मिट्टी में गिर जाता है और वो ग्राउंड के अंदर बरी हो जाता है। अब वो ग्राउंड में रहता है लगभग 17 साल। अब आज की डेट में हमको ये चीज क्लियर कभी नहीं हो पाया साइंटिस्ट कम्युनिटी को कि 17 साल का वनवास करने का क्या रीजन था। तो 17 साल के लिए इनको अंडरग्राउंड जाने का क्या रीजन था। अच्छा, जो भी कारण हो, क्योंकि उस पर तो अभी रिसर्च चल ही रहा है, 17 साल के बाद हम एक चीज ऑब्जर्व किए हैं कि मेल सिकाडा सबसे पहले बाहर आता है। मेल सिकाडा बाहर आके फिर एक गाना गाता है, गाना गा के फीमेल को अट्रैक्ट करता है कि सपनों की रानी कब आएगी तू। तो एकदम इतना मधुर आवाज में गाना गा के वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। तो और ऐसा गाना गाता है कि उसका जो साउंड है पूरा इंसेक्ट वर्ल्ड में सबसे लाउड साउंड है। तो जो मेल सिकाडा है देखिए वो सबसे पहले बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद वो अपना साउंड इतना लाउड होता है उसका, पूरे वर्ल्ड में, इंसेक्ट वर्ल्ड में उसका साउंड सबसे ज्यादा लाउड होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग 100 या 150 सिकाडाज का साउंड के सामने एक्सपोज हो जाए तो उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है ह्यूमन बीइंग को एक तरीके से।
तो उनका इतना बुरा हालात होता है। तो और देखिए जब ये मेल बाहर आता है और मेल गाना गाता है तो एक मेल तो आएगा नहीं, ये आएंगे लगभग कम से कम भरपूर मात्रा में बहुत सारे मेल्स। अच्छा देखिए जब ये बाहर आते हैं तो ये गाना गाते हैं, ये बाइट नहीं करते, ये स्टिंग नहीं करते, ये डसते नहीं हैं आपको, लेकिन ये गाना गाते हैं। तो गाना इतना मतलब ऊंचा आवाज में गाते हैं और कलेक्टिवली कोरस में गाते हैं, ग्रुप में झुंड में मिलके गाते हैं कि इनका जो टोटल नॉइज लेवल है वो अराउंड कभी कभी 100 डेसिबल तक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और अगर कोई इंसान उस साउंड के सामने एक्सपोज हो जाए चंद घंटों के लिए तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो जाता है। अच्छा अब ये बाहर आते हैं, गाना गाते हैं, सपनों की रानी कब आएगी तू, तो वो अपना सपनों की रानी को इनवाइट करके अट्रैक्ट करते हैं। जब वो फीमेल सिकाडा आती है तो उसके बाद इनका मीटिंग होता है। अब मीटिंग होने के बाद देखिए कितना एक अजीब चीज़ है कि मीटिंग तो हो जाता है और मीटिंग होने के बाद ये लोग जो है वहाँ से तुरंत जो अपना ये एग्स गिरा देते हैं जो कि मिट्टी में बरी हो जाता है और फिर वो मिट्टी में पड़ा रहता है 17 साल तक और उसके बाद वो बाहर आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और समझना है कि सिकाडा जो है ऐसा जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये काटता नहीं है, तंग नहीं करता है, बट इसका साउंड बड़ा अनोइंग और इरिटेटिंग सा है। तो कई लोग क्या करते हैं कि सिकाडा को आज का डेट में हार्वेस्ट भी करते हैं और उसको जो है चॉकलेट का कोटिंग बनाने में काम करते हैं, उसको डीप फ्राई करके खाते भी हैं और उसको पिज्ज़ा का टॉपिंग बना के भी खाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सिकाडा है वो बहुत न्यूट्रिशियस है, हाई इन प्रोटीन है और उसमें काफ़ी मिनरल पाया जाता है। तो कल को आपको भी कोई सिकाडा वगैरह दिख जाए तो कभी उसको खाने मत लग जाइएगा, क्योंकि खाएंगे तो शायद उल्टी वगैरह हो जाएगा। लेकिन ये है कि उसका प्रयोग फूड इंडस्ट्री में भी है, ये चीज़ हमें जानना है यहाँ पर। अब आते हैं देखिए ऑपरेशन ओलिविया पे। तो 1980 से ये ऑपरेशन कोस्ट गार्ड चला रहा है दोस्तों। जो ऑपरेशन ओलिविया है, ऑपरेशन ओलिविया जो है बेसिकली ऑलिव रिडली जो टर्टल्स हैं जो उड़ीसा में पाए जाते हैं, कॉन्ग्रीगेट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत का कोस्ट गार्ड जो है तट रक्षक वो इसको चला रहा है, इस पूरे ऑपरेशन को। जो ये ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं ये बेसिकली काफ़ी वल्नरेबल स्पीशी है और IUCN का रेड लिस्ट में भी इसका नाम आता है। एंड इसके जो 5 स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं वो बेसिकली शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के अंडर पाए जाते हैं। तो यानी कि इनका जो ट्रेड है वो बेसिकली प्रोहिबिटेड है बाय सिग्नेटरी कंट्रीज। तो कोस्ट गार्ड बेसिकली एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जिसको डेजिग्नेट किया है और उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कोस्ट गार्ड जो है ऑलिव रिडली टर्टल्स का जो है जब वो कॉन्ग्रीगेट करते हैं नेस्टिंग के एक्टिविटी के लिए तो उस टाइम पे जो है उनके एग्स का डैमेज को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड मदद करेगा। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे जब ये ऑलिव रिडली टर्टल्स नेस्टिंग के लिए आते हैं तो नेस्टिंग के टाइम पे कई बार ये बेचारे जो हैं बेसिकली ट्रॉलर्स के जो इम्पैक्ट से जो है मर जाते हैं या फिर नेट्स वगैरह से ये कई बार फंस के मर जाते हैं और ये टर्टल जो है कई बार जो है वाइल्ड एनिमल्स और डॉग्स भी इनको खा जाते हैं। सॉइल इरोजन होता है बीच पे तो उससे भी इनका इम्पैक्ट होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इससे बेसिकली इम्पैक्ट हो रहा है। और साथ में आज की डेट में डेंस फिशिंग और यूज़ ऑफ मैकेनाइज्ड बोट, मशीन वाला जो बोट होता है गर्र करता हुआ आवाज़ लेके चलता है पानी में, उससे भी जो है ऑलिव रिडली टर्टल का पॉपुलेशन पे नेस्टिंग पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 3 स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाया जाता है। और देखिए ये टर्टल्स का जो नेस्टिंग है ये बेसिकली गहीर माता बीच पे बहुत भारी मात्रा में होता है, जो माउथ ऑफ देवी एंड ऋषिकलिया रिवर है जहाँ पर 1 लाख नेस्टिंग साइट्स कभी कभी ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो ये बेसिकली ले करके एग्स जो है ये चले जाते हैं और फिर वो न्यू वंस बॉर्न होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो कोस्ट गार्ड का पॉइंट आपको याद रखना है कि वो ऑपरेशन ओलिविया चलाता है और कोस्ट गार्ड का दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने उसको डेजिग्नेट करके रखा है इन्फोर्समेंट एजेंसी के तहत। ठीक है जी। अब हम आते हैं देखिए ये क्रिम्सन मार्च ग्लाइडर पे। ये बेसिकली एक ड्रैगन फ्लाई का स्पीशीज है जो तालाब में, मार्शी एरिया में, स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम जो लोलैंड में होती है या जो मिडल लेवल की हिल्स हैं सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ पाया जाता है। तो ये बेसिकली स्वाम्स में आते हैं। स्वाम्स का यानी कि बेसिकली झुंड में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, मॉनसून से एकदम पहले आते हैं। ये क्रिम्सन मार्च ग्लाइडर्स ड्रैगन फ्लाई का स्पीशीज है। एंड ग्लाइडर इज़ हेल्पफुल ऑल्सो बिकॉज ये क्या करता है, ये बहुत सारे मच्छरों को खा जाता है। तो ये ग्लाइडर जो है एक तरीके से जो बारिश की वजह से डेंगू होने का चांस होता है उसको रोकता है। तो क्रिम्सन मार्च ग्लाइडर
दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा ये कि इसका एक बहुत पॉजिटिव रोल है हमारे इकोसिस्टम में, कि ये नंबर 1 देखिए मॉनसून से पहले आता है, मार्शी और पॉन्ड वाले एरिया में आता है, ये ड्रैगन फ्लाई का स्पीशी है, और ये स्वाम में आता है, स्वाम यानी कि झुंड में आता है। तो ये क्या करता है, बहुत सारे मच्छर खा जाता है, और मच्छर खाने से क्या होता है कि जो रेनी सीजन में डेंगू का खतरा होता है वो डेंगू का खतरा ऑटोमेटिकली घट जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अन्यामलाई फ्लाइंग फ्रॉग के बारे में। तो ये एक मेंढक है जो उड़ता है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट के पाया जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सेमी आर्बोरियल लिविंग फ्रॉग है, जो लोअर कैनपी में यानी कि नीचे नीचे जो जंगल का इलाका होता है जमीनी के उस पर पाया जाता है। ये ग्लाइड करता है यानी कि उड़ता है, 2 पेड़ों के बीच में बहुत उड़ते हुए, अपने जो चुंबक जैसे एकदम चिपके हुए इसके चिपटे जैसे हाथ होते हैं उसको लेके। अच्छा, लेकिन इसके बारे में दोस्तों याद रखना है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, और ये अपना नेस्ट बनाता है फोम से, और फोम जो है ये मतलब एक तरीके का झाग होता है, थूक से जैसे हम लोग झाग बनाते हैं ना अपना, वो लड़के जो करते हैं बचपन में छोटे, वैसे ही एक तरीके से फोम से ये झाग बनाता है और अपने अंडों को उसमें सेव कर लेता है। फिर पत्ते वत्ते रख के, ग्रास रख के, जो रेनी फॉरेस्ट का जो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है उससे अपने अंडों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक तरीके का क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है दोस्तों, अन्यामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, इसको जरूर याद रखिएगा ये पॉइंट को। फिर हम आते हैं ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर पे। ये डेसिडुअस ग्रीन रीजन्स एंड मैंग्रोव्स ऑफ महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। देखिए अभी जो साइक्लोन ताउते आया था, ताउते बोलते हैं उसको, ताउते, तोकताए नहीं बोलते हैं, ताउते बोलते हैं। तो वो साइक्लोन ताउते ने काफ़ी सारे मैंग्रोव्स को गोवा में डिस्ट्रॉय किया था, तो मैंग्रोव्स थोड़े से न्यूज़ में हैं। तो ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर के बारे में इंफॉर्मेशन रखिएगा कि ये ग्रीन डेसिडुअस रीजन्स में पाया जाता है भाई, और ये मैंग्रोव्स ऑफ महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये बेसिकली है क्या, किंगफिशर ये जो है एक बर्ड है, ये विजय माल्या नहीं है, ये एक बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड है, दैट फ्लाइज टू द फॉरेस्ट विच आर अबंडेंट विद इंसेक्ट्स इन द रेन। तो बरसात में क्या होता है कि रेन के कारण जो होता है इंसेक्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर ये उड़ता हुआ जाता है और उन इंसेक्ट्स को खाता है। तो ये ब्रीडिंग भी अपना मानसून सीजन में करता है, और ऐसा माना जाता है कि जब ये बर्ड आता है और इसका हम स्पॉटिंग करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसके आने से रेन जो है आने वाला होता है। तो ये एक तरीके से हार्बिंगर ऑफ रेन है, यानी कि एक अलार्म क्लॉक है जो बताता है कि रेन आने वाला है, अगर आपको ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर दिखने लगेगा तो। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं मैजिकल सेते और स्पाइडर्स पे। देखिए ये स्पाइडर जो है इनका स्टिकी और अडेसिव पैड्स नहीं होता है मेंढक की तरह या जो हमारी छिपकलियाँ होती हैं उनकी तरह, बल्कि इनके जो टोज होते हैं वो पैड्स एक तरीके से काम करते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ब्रांच हेयर्स होती हैं जिनको सेते बोलते हैं, जिसको हम लोग जेकोज और बीटल्स में भी पाए जाते हैं, जो इस तरीके से देखा जाता है। और एक पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है दे आर फाउंड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन और गलती नहीं होनी चाहिए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में ये स्टेट लिस्ट का आइटम नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट का आइटम है। तो इससे हमारे इन्वायरमेंट के सारे इश्यूज़ कवर हो जाते हैं। बाकी इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज और साइंस एंड टेक के जो इश्यूज़ मैंने वर्कबुक में कराए हैं दोस्तों, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे वर्कबुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज की जो क्लासेस हैं वो अनअकैडमी के ऐप पे अवेलेबल हैं मेरे। पवनी 10 का कोड लेके आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये करंट अफेयर प्रोग्राम आप ही के लिए बना है पूरा, और मई जून का करंट हम लोग वहाँ पर पूरा प्रोवाइड कर चुके हैं, और जुलाई का करंट की क्लासेस अभी अभी ख़त्म हुई हैं हमारी, और अगस्त की करंट अफेयर की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 1 अगस्त से। तो इससे हम इन्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।